Now let's move to the next topic, that is what did liberal nationalism stand for? क्या मतलब होता है इस लिबरल नेशनलिज्म का? नेशनलिज्म का मतलब तो आप समझते हैं, नेशनलिज्म का मतलब है लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, उसके हित के लिए स्नेह का होना, प्यार का होना और डेडिकेशन का होना। अब इसमें टर्म जुड़ा हुआ है लिबरल, तो लिबरल नेशनलिज्म क्या है आइए समझते हैं। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. यानी 19th century की शुरुआत से ही नेशनल यूनिटी की जो आइडिया थी, यानी राष्ट्र में यूनिटी फॉर्ज करने का जो आइडिया था वो लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ था। The term liberalism derives from the Latin root liber meaning free. ये लैटिन वर्ड है लिबर, जिसका अर्थ होता है फ्री, तो लिबर से लिबरलिज्म बना हुआ है। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है कि समाज में इंडिविजुअल लेवल पर सभी लोग एक समान हैं और कानून के सामने सभी बराबर हैं, यानी समानता का अधिकार। अगर हम पॉलिटिकल फील्ड में देखें तो पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी राजनीति के मामले में इन लोगों ने, इनके जो विचार थे, जो लिबरल आइडियाज थे, वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो जनता के कंसेंट से बनता हो, यानी जनता अपनी पसंद से बनाती हो, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament। जैसा कि आपने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ओल्ड रिजीम में आपने 1789 से पहले देखा था कि 3 स्टेट्स हुआ करते थे। देयर वर 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। दे वर गेटिंग प्रिविलेज बाय बर्थ। नाउ मिडिल क्लास अपीयर्ड देयर एंड दे डिमांडेड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसी की चर्चा यहां की गई है कि मिडिल क्लास ने इक्वालिटी की डिमांड की, मिडिल क्लास ने कानून के समक्ष सभी को एक बराबर अधिकार देने की बात कही, और यही फ्रांस की जो आइडिया थी पूरे यूरोप में स्प्रेड हुई थी, जिसको फॉलो किया गया। ये मिडिल क्लास के लोग फ्रांस से ही सबसे पहले अपीयर हुए थे, जिनसे इनका प्रसार पूरे यूरोप में देखने को मिला था। तो इनका डिमांड क्या था? क्लरिकल प्रिविलेज खत्म हो जाए। इनका डिमांड था कि बाई बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, यानी जन्म के आधार पर ही कुछ लोगों को विशेष अधिकार दे दिए जाते थे। ये विशेष अधिकार क्या थे? एग्जेम्पशन ऑफ पेइंग टैक्सेस, यानी इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। दे वर गिवन राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, इनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया था। तो ये सभी खत्म हो, इसका डिमांड मिडिल क्लास के लोगों ने फ्रांस में भी किया था। और ये कैसे हो? तो थ्रू पार्लियामेंट, एक ऐसी सरकार हो जो पार्लियामेंट चलती हो। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की यहां बात नहीं की गई है। गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट, जहां जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रूलर वहां पर रूल करे। तो इस तरह के डिमांड पॉलिटिकली किए गए थे लिबरलिज्म के तहत, या लिबरल नेशनलिज्म के तहत हम इसे कह सकते हैं। लिबरल्स ऑल्सो स्टेट द इनवैलिडिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो लिबरल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के भी वो काफी अधिक चिंतित हुआ करते थे। उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं होनी चाहिए। सबको, समाज के सभी लोगों को भी इस पर अधिकार होने चाहिए। Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage। इक्वालिटी की बात मिडिल क्लास के लोगों ने की, इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इनके इक्वालिटी के इस डिमांड में यूनिवर्सल सफरेज शामिल नहीं था। मतलब इनके अनुसार सबको वोट देने का अधिकार, सबको वोट देने का अधिकार हो, इस तरह की मांग उन्होंने नहीं की थी। तो इक्वालिटी के अंतर्गत ये सफरेज नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय सफरेज? सफरेज मीन्स वोटिंग राइट, सबको वोट देने का अधिकार। यू विल रिकॉल दैट इन द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy,
the right to vote and to get elected was granted exclusively to the property owning men. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस में मिडिल क्लास के द्वारा जो बदलाव आए थे, लोगों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। वहां पर वोटिंग राइट्स तो दिए गए थे, बट दीज वोटिंग राइट्स वर गिवन ओनली टू द रीचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के केवल अमीर वर्ग को ही दिया गया था। जो गरीब थे, जो टैक्स पेयर नहीं थे, उनको पैसिव कैटेगरी में रखा गया था और वे लोग पॉलिटिकली राइट गेन नहीं करते थे, उनको वोट देने के अधिकार नहीं थे। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल विमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। पुरुषों में भी जिनकी उम्र 25 से अबव हो, साथ ही साथ जो टैक्स पे करते हो, वो केवल एक्टिव सिटीजन्स थे। रिमेनिंग ऑल वर कैटेगराइज्ड एज पैसिव सिटीजन्स। इवन विमेन वर कैटेगराइज्ड एज पैसिव सिटीजन्स, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं थे। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। जब जैकोबिन की गवर्नमेंट आई तो वहां पर कुछ समय के लिए सभी मेन को वोट देने के अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में पुनः इसको रीस्टोर कर दिया गया जब नेपोलियनिक कोड आया। आप जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट 1799 से 1815 तक शासन करता है फ्रांस पर। तो नेपोलियन के दौरान जब नेपोलियन आया तो उसने एक बार फिर ये सफरेज को, वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया और नेपोलियनिक कोड 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था, जिसको फ्रांस में और नेपोलियन के अधीन यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे उन सब पर लागू किया गया था। अर्ली 20th सेंचुरी women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights। 19th सेंचुरी में और इसके बाद महिलाएं लंबे समय तक स्ट्रगल करती रहीं ताकि उन्हें भी पुरुषों के बराबर वोटिंग राइट्स या अदर पॉलिटिकल राइट्स उन्हें प्राप्त हो सके। उनका मानना था कि जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे उन्हें यह पॉलिटिकल राइट्स उन्हें नहीं मिलेंगे। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अभी आपने सोशल इम्पैक्ट को पढ़ा, आपने पॉलिटिकल इम्पैक्ट पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या बदलाव आते हैं। तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। लिबरलिज्म का अर्थ आपको इकोनॉमिक स्फीयर में यह है कि इनके व्यापार में आजादी दी जाए, ये बाजार में आराम से कहीं भी अपने गुड्स को बेच सकें, खरीद सकें। स्टेट के द्वारा जो तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस लादे गए थे, तरह तरह की बाधाएं क्रिएट की गई, उन्हें एबॉलिश कर दी जाए, उन्हें खत्म कर दी जाए ताकि इन्हें व्यापार करने में, अपने वस्तुओं का, गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट में किसी प्रकार की कमी इन्हें न आए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ एमर्जिंग मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लास का ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड था, क्योंकि आप जानते हैं मिडिल क्लास मेनली बिजनेसमैन क्लास था। उनको जब तक ये रेस्ट्रिक्शन खत्म नहीं किए जाते वो अच्छे ढंग से गेन नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन लोगों ने डिमांड किया। तो लिबरलिज्म का जो अर्थ है इकोनॉमिक स्फीयर में वो था एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय स्टेट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। यहां एक एग्जांपल दिया गया है जर्मन रीजन से। 19th सेंचुरी में नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ countless small principalities and confederation of 39 states. During the reign of Napoleon, there were a number of small kingdoms where different types of rules were there regarding the trade. व्यापार के संबंध में तरह तरह के रूल थे। Countless small principalities were there. छोटे छोटे बहुत सारे रूल वहां बनाए गए थे। There were a confederation of 39 states. नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 स्टेट्स को मिला करके एक कॉन्फेडरेशन बनाया था। ईच ऑफ दीज पोज इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। ये जितने 39 जो स्टेट्स हुआ करते थे सभी के अपने अलग अलग करेंसी हुआ करते थे, अलग अलग इनके वेट के पैमाने हुआ करते थे। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers
and pay a custom duties of about 5% at each one of them. अगर कोई 1833 में व्यापार करता है तो उस व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अपने गुड्स को सेल करने के क्रम में 11 प्रकार के कस्टम बैरियर से गुजरने पड़ते थे। उन्हें 11 जगहों पर कस्टम बैरियर्स थे, कस्टम ड्यूटी उन्हें पे करने पड़ते थे और जो कस्टम ड्यूटी हुआ करता था दैट यूज्ड टू बी 5%। हर जगह पे लगभग 5% इन्हें टैक्स पे करने पड़ते थे। ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू देयर वेट, और जो ये ड्यूटीज का अमाउंट हुआ करता था वो उसके वेट के अनुसार निर्भर किया करता था। एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स की माप पे हमें हुआ करता था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, हर क्षेत्र का क्योंकि अपना अलग अलग सिस्टम था पैमाने का, मेजरमेंट का, वेट का अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। इट इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, काफी अधिक इसमें टाइम लगा करता था। द मेजर्स ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज एल विच इन इट्स रीजन्स एस्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। उस समय कपड़ा मापने का जो पैमाना था, यूनिट था, उसको एल बोलते हैं। एक एल की जो लंबाई थी वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल एन एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर फ्रैंकफर्ट में 1 एल क्लॉथ खरीदा जाता है दे यूज्ड टू गेट 54.7 cm, तो उसकी लंबाई कितनी होती थी 54.7 सेंटीमीटर। बट इन मैन इट वॉज 55.1 cm. In Nuremberg it was 65.6 cm and in Freiburg it was 53.5 cm. It means different regions have different measurement system and it was very difficult to find out the exact length, exact amount of taxes. It was time consuming and of course it was creating lots of troubles to the merchants in their trade. Such conditions were viewed as obstacles. तो of course ऐसे कंडीशंस को ऑब्स्टेकल्स के रूप में देखा गया, इन्हें बाधा के रूप में देखा गया। टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लासेस, जो नए कमर्शियल क्लास थे उन लोगों ने इसका विरोध किया। उनका डिमांड था कि इसमें बदलाव होना चाहिए। दिस मिडिल क्लास पीपल, दीज मर्चेंट्स demanded the abolition of such type of differences so that their economic works can go smoothly. They argued for the creation of unified economic territory. उन्होंने डिमांड किया कि इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए जो यूनिफाइड हो, जहां पर सिस्टम एक हो, ताकि उन्हें अपने व्यापार में, गुड्स के मूवमेंट में, पीपल और कैपिटल के मूवमेंट में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of German states. एक डेवलपमेंट यहां देखने को मिलता है इस ईयर में 1834 में। इन 1834 कस्टम यूनियन बनाया गया था, उसका नाम क्या था? जोल्वेरीन। जोल्वेरीन को फॉर्म किया गया था किसके इनिशिएटिव पर? प्रसिया के। तो प्रसिया ने इनिशिएट किया था और इसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट्स मिलकर के इसमें शामिल थे। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स को खत्म किया and reduce the number of currencies from over 30 to 2. पहले जो लगभग 30 करेंसी हुआ करते थे, the number of 30 currencies were there in operation. Now it was reduced to 2. इसको घटा करके 2 कर दिया गया। The creation of network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to the national unification. बाद में फिर रेलवे आ गया, तो रेलवे से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ही आसान हो गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये काफी अच्छा हो गया, नेशनल यूनिफिकेशन के लिए ये बेहतर हो गया। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में आए ये बदलाव एक ऐसा परिस्थिति क्रिएट किए जिससे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट लोगों में डेवलप हुआ और पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस तरह से ये कंटेंट हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के टॉपिक बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं इस चैप्टर के अगले सेगमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।